हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस प्रो में। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम क्लास 12 के चैप्टर सेकंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक को डिस्कस कर रहे थे। इसके 6 पार्ट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से उनके लाभ उठा सकते हैं। आज हम पार्ट 7 बनाएंगे। पार्ट 7 का जो टॉपिक है वो है प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक, कि अगर आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशन में अपना कैरियर बनाना है तो आपके पास किस नॉलेज और कौन सी स्किल्स का होना आवश्यक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है रोग के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन, कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उस समय उसकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। विभिन्न पोषक तत्व की प्रस्तावित दैनिक मात्रा, कि जिस वक्त जो व्यक्ति होता है, जो रोगी होता है, उसकी जो आरडीए होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, एक लिमिट होती है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन करना। बीमारी के अनुरूप पोषक तत्वों की आवश्यकता, कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उस टाइम पर उसके नीड्स क्या हैं, उन सबको पूरा करना। आवश्यक आहार या संशोधन के प्रकार, प्रिजर्वेशन के जो मेथड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो कि उसको कौन सी नीड है, कौन सी प्रोसेसिंग चाहिए। परंपरागत और जातीय पाक विधियों का ज्ञान, पाक विधियां हैं आपकी बनाने की, जो प्रोसेसिंग मेथड्स होते हैं वो सब, कि आप किस मेथड से कौन सी जो डाइट है वो बना रहे हो। रोगी के साथ प्रभावी रूप से बातचीत, अगर आप अपना बातचीत, अपना बिहेवियर, एक जो डाइटिशियन होता है अगर वो अच्छा रखता है तो उसका यही आपको लाभ होता है उसका, कि वो डॉक्टर के साथ अपना क्लियरिटी से बात कर पाता है, वो अपनी जो बीमारी होती है उसको अच्छे से बता पाता है। इसलिए प्रभावी बातचीत का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही विभिन्न भाषाओं का ज्ञान और कौशल, क्योंकि हमारी जो डाइटिशियंस होती है उनकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, तो उन्हें ज़्यादा नहीं तो पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, इन 3 भाषाओं का ज्ञान और कौशल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है नैदानिक और जैव रसायन मापदंडों का उपयोग कर रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना। पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना मतलब कि उसकी जो प्रेजेंट की डाइट थेरेपी है उसको हमें देखना होता है कि उसमें कितना न्यूट्रिशनल लेवल, किस चीज़ को बढ़ाना है, किस चीज़ को कम करना है। तो हमें उसके सभी लैब के आंकड़ों को, मानव मितियों और शारीरिक माप को, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए उनका मूल्यांकन करना पड़ता है, और इस चीज़ का भी कौशल जो है एक डाइटिशियन के अंदर होना चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रोगी के रोग की प्राकृतिक, उसकी तीव्रता, उसकी शारीरिक अवस्था के अनुरूप आहार योजना तैयार करना। इट मीन्स कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी की जानकारी करना, उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड देखना, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके डाइट प्लान को तैयार करने का कौशल भी जो है एक क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटेटिक के पार्ट में ऐड हो जाता है। रोगियों को उचित आहार की सलाह देना, उन्हें ये बताना कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा आवश्यक है, क्या चीज़ आपके उस रोग के समय पर आपके लिए ज़रूरी है। तो इस कौशल को बताने का भी जो है आपके अंदर स्किल होना चाहिए। आहार की सलाह देते समय प्रभावी बातचीत करने का कौशल, यदि हम किसी को डाइट प्लान बता रहे हैं, कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं किसी रोगी को, तो हमारी बातचीत का प्रभावी होना भी बहुत ज़रूरी है। रोगी के सांस्कृतिक वातावरण को समझना, सांस्कृतिक वातावरण मतलब कि उसकी जो बैकग्राउंड स्टेटस होता है उसको समझना, और उसके द्वारा दिए जाने वाले भोजन के मिथ्स, मतलब ये होता है कि कुछ लोग जो वहम करते हैं, जैसे कि कह दिया जाता है कि यदि कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसको पपाया बिल्कुल भी नहीं खाना होता है, इससे अबॉर्शन हो जाता है। तो कुछ इस तरह के मिथक भी होते हैं जिनको हमें समझना होता है और दूसरे व्यक्ति को समझाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट यह जरूरी है कि व्यवसायिक को पोषण, भोजन विज्ञान, भोजन संगठन, नैदानिक पोषण, आहार के चिकित्सा पोषण का उपचार और चिकित्सा पोषण प्रबंधन के विषय क्षेत्र में सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का होना भी ज़रूरी है। हमें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम किसी का ट्रीटमेंट जो है कर पाते हैं, और एक चिकित्सा पोषण का प्रबंधन मतलब इसकी मैनेजमेंट भी कर लेते हैं। नैदानिक आहार विशेषकों और आहार विशेषकों को जीव विज्ञान, शारीरिक विज्ञान और जैव रसायन का पूरा ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक कंप्लीट साइंस होती है। उन्हें भोजन सुरक्षा, फूड सेफ्टी के बारे में, फूड क्वालिटी के बारे में, और आश्वासन, खाद्य कानून, जितने भी प्रोटेक्शन एक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, और जो डाइट को तैयार करने के मेथड्स होते हैं, स्टोरेज होती है या उसको परोसना होता है, इन सभी का रख रखाव होता है, जो उपकरण हमारे होते हैं, इन सभी का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। साथ ही भोजन परोसने के प्रबंधन और तैयार किए जाने की भोजन की मात्रा का ज्ञान भी होना चाहिए, कि यदि 1 सर्विंग हमें देनी पड़ जाए तो 1 सर्विंग में हमें कितना जो है अमाउंट डालना होता है एक मील प्लानिंग में।
उन्हें बही खाता और हिसाब किताब रिकॉर्ड रखने का मूलभूत ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पास कितने टाइप के, कितनी तरह के जो हैं रिकॉर्ड्स हैं, किस तरह का हिसाब किताब है, उन्हें सबका ज्ञान होना चाहिए। किसी भी नैदानिक आहार विशेषज्ञ का जो मुख्य कार्य होता है, नैदानिक आहार विशेषज्ञ होता है एक डाइटिशियन, और उसका मुख्य कार्य मतलब उसका जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो होता है कि रोगियों को आहार संबंधी परामर्श मतलब कि डायरेक्शंस देना। और हम जानते हैं कि कोई भी रोगी रोग में शारीरिक और मानसिक रूप में परिवर्तन लाता है। यदि कोई बीमार होता है तो इरिटेशन में भी उसमें बहुत चेंजेस आते हैं, और एक बीमारी किसी व्यक्ति का वेट लूज कर देती है, कमजोरी ला देती है, तो उस समय में उसके अंदर बहुत से परिवर्तन आ जाते हैं। साथ ही हम अपने डाइट्स के थ्रू भी क्या है उनकी रिकवरी करवा करके उनके शारीरिक और मानसिक रूप से परिवर्तन करते हैं। परामर्श सेवा और कला और विज्ञान है। परामर्श क्या है? आपकी एडवाइजेज होती है, ये क्या है? एक सेवा भी है, एक कला भी है और एक साइंस भी है। एक अच्छा जो आहार परामर्शदाता मतलब कि जो डाइट का डायरेक्शंस बनाने वाला होता है, बताने वाला होता है, या फिर एक आहार के विशेषज्ञ को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा या परामर्श सेवा का ज्ञान होना भी ज़रूरी होता है। साथ ही इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। इनके अलावा कुछ और ज्ञान होते हैं जो हमें होने चाहिए, कुछ नॉलेज जो है हमें होनी चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त नैदानिक पोषण विदों को निम्न का अतिरिक्त ज्ञान होना भी ज़रूरी होता है। जो फर्स्ट में हमारा पॉइंट आ जाता है वो है महामारी विज्ञान, सेकंड आहार की विकार, थर्ड रोग के उत्पन्न होने और व्यापकता के पैटर्न का ज्ञान, रोगियों की संख्या का सर्वेक्षण करने का कौशल, जैव रसायन मापदंडों का उपयोग कर प्रयोगशाला शोध में कौशल, और सिक्स पॉइंट आ जाता है विभिन्न आहार औषधीय और पोषक पूरक। जो पोषक पूरक का मतलब सप्लीमेंट्स होता है, उपयोगिता का पता चलना, उपयोगिता क्या है उसकी, जो उसके बेनिफिट्स होते हैं उसका पता चलना, और रोगियों के साथ प्रयोगात्मक रूप से रूपरेखा तैयार करना। प्रयोगात्मक मतलब कि प्रैक्टिकली रूप से हमें, यदि हम किसी की डाइट प्लान बनाते हैं या किसी को बॉडी को रिकवर करने के लिए, बीमारी को रिकवर करने के लिए कुछ डायरेक्शंस देते हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, वो इफ़ेक्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट हो पा रही है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। यदि आपको डाइटिशियन बनना है तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है उसमें कम से कम आहार की में स्नातकोत्तर मतलब कि एक डिप्लोमा होना चाहिए, और इंटर्नशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए। वह पंजीकृत आहार विशेषज्ञ के योग्य भी हो सके। यदि उसे किसी अकाउंटेंट की जॉब करनी पड़ जाए तो वो उसके लिए भी एलिजिबल होना चाहिए। जिनके पास जीवन विज्ञान या जैव रसायन, सूक्ष्म जैविक, जैव प्रौद्योगिकी, इन सभी में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, और डिप्लोमा भी साथ में ही होना चाहिए जिससे वो प्रवेश को पा सके। एंड नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है खाद्य विज्ञान पोषण आहार की में एमएससी होनी चाहिए, डिप्लोमा, बीएससी एंड एमएससी प्लस ट्रेनिंग, ताकि आप ऐसे व्यक्ति को कोई स्थानों पर नौकरी की वरीयता जो है, वैकेंसी जो है दी जा सके और वो उस पोस्ट को हासिल कर सके। एक आहार विशेषज्ञ अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद आगे अध्ययन करके पंजीकृत आहार विशेषज्ञ की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। साथ ही देशों में इस संबंध में नैतिक कानून भी है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षण और शोध पर केंद्रित जीविका का चयन करता है, सिलेक्शन करता है, तो वो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में भी जॉब कर सकता है। उसके लिए सभी विकल्प जो है खुले हुए होते हैं। शिक्षण संबंधी पदों के लिए योग्य होने के लिए भी अब वो आवश्यक हो गया है। यदि व्यक्ति के पास ये सभी डिग्रियां हैं, ये सभी डिप्लोमे हैं, तो वो व्यक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा भी आयोजित राष्ट्रीय और राज्य पात्रता में भी प्रवेश पा सकता है। लास्ट पॉइंट आ जाता है, यदि व्यक्ति शैक्षिक या शोध क्षेत्र में अपनी जीविका चाहता है तो उसे पीएचडी की डिग्री भी जो है उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। टॉपिक है नैदानिक पोषण और आहार के क्षेत्र में जीविका और कैरियर के अवसर कौन कौन से होते हैं। पहले हमने पढ़ा था नैदानिक पोषण और आहार के क्षेत्र में जीविका की तैयारी, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अवसर। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है स्वास्थ्य क्लबों या व्यायामशालाओं में सलाहकारों और चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना। हम सलाहकार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पर क्लबों में और व्यायामशालाओं में भी हम कार्य कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है अस्पतालों या स्वास्थ्य संस्थानों में भी आहार विशेषज्ञ के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल्स होते हैं या स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी संस्थान होते हैं वहाँ भी हम डाइटिशियन के रूप में कार्य कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है अस्पतालों, विद्यालय, उद्योग के अल्पाहार गृह और खान पान सेवाओं में आहार विशेषज्ञ के रूप में, एक डाइटिशियन के रूप में हम विद्यालय में और उद्योगों में भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऐसे उद्योग में कार्य कर सकते हैं जो विशिष्ट स्वास्थ्य
स्वास्थ्य परियोजना के विशिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थों का विकास और आपूर्ति करते हो, डेवलपमेंट करते हो, ऐसे उद्योगों में भी हम कार्य कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट आता है शिक्षण और शैक्षिक संस्थानों में भी कार्य कर सकते हैं। शिक्षण और शैक्षिक मतलब कि एज अ टीचर भी हम वर्क कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन में, और शोध संस्थानों और विशेषकर चिकित्सा शोध संस्थानों में भी हम कार्य कर सकते हैं एज अ डाइटिशियन। एंड नेक्स्ट आता है पोषण विपणन के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं, और नैदानिक पोषण आहार की के संबंधी तकनीक लेखन का भी कार्य हम कर। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 2 जो कि क्लास 12 से है ये कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा, आपने मेरी वीडियो से कुछ लाभ उठाया होगा। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।